अगर ग्राहक को एटीएम मशीन रसीद देती है तो एटीएम मशीन के बाद में ईवीएम आई। ईवीएम पहले नहीं आई, पहले एटीएम आई, एटीएम के बाद में ईवीएम आई। अगर एटीएम के बाद ईवीएम आई तो ईवीएम बनाने वाले कंपनी ने एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में क्यों नहीं लगाई? एटीएम की टेक्नोलॉजी अमेरिका से, यूरोप से, जापान से, जर्मनी से लाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे देश में ही अवेलेबल है। तो ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी ने एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में क्यों नहीं लगाई? पहली बात। और दूसरी, जब ग्राहक को एटीएम रसीद दे सकती है तो ईवीएम मशीन वोटर को वोट डालने के बाद किस कैंडिडेट को वोट दिया उसकी रसीद क्यों नहीं देती? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पी सदाशिवम को कहा। पी सदाशिवम को लगा है तो बात तो तर्कसंगत है, कोई सबूत होना चाहिए उसको कि उसने किस कैंडिडेट को वोट दिया। जैसे बैलेट पेपर पर आंखों से दिखाई देता है कि मैंने इस कैंडिडेट को दिया, वैसे ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता। कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। बाद में यह सोचा गया कि अगर रसीद दे दी जाए तो गांव में एक गरीब आदमी होता है, उसके पास चौधरी पहुंच जाएगा, जमींदार पहुंच जाएगा, ताकतवर आदमी पहुंच जाएगा, पहलवान आदमी पहुंच जाएगा, क्रिमिनल गुंडा पहुंच जाएगा और उसको बोलेगा कामले किसको वोट दिया? कामले बोलेगा तेरे कुछ दिया दादा, तेरे कुछ दिया। नहीं नहीं, तेरे पास वो रसीद होगी ना वोट देने वाली, वो देखा, वो देखा। इसलिए चुनाव आयोग ने यह निर्धारित किया कि रसीद देना वोटर की सिक्योरिटी को खतरे में डालना है, इसलिए देना खतरनाक है, दिखाया जाना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा सके कि हाँ उसने किस कैंडिडेट को वोट दिया। इसलिए पेपर टेल मशीन में डिस्प्ले बोर्ड आया कि देख लो और खातरी कर लो कि हाँ तूने जिसको दिया बराबर उसी पर मोहर लगी है कि नहीं लगी है। ये चेंज किया गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जब सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, चीफ जस्टिस को कहा, तो जस्टिस ने कहा ऑर्डर। चुनाव आयोग को आदेश दिया जाता है एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में लागू किया जाए। चुनाव आयोग ने एक नई मशीन बनाई, मशीन का नाम रखा VVPAT। वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, पी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट, टी फॉर ट्रेल। इसका प्रयोग नागालैंड में किया, प्रयोग सफल हो गया, उसका डाटा कलेक्ट किया। 1 अक्टूबर 2013 को वो सारा डाटा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने चुनाव आयोग ने रखा। रखने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और पैरा नंबर 29 में जो जजमेंट दिया था उसके साथ साथ पैरा नंबर 28 में एक और जजमेंट दिया। वो जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ही शब्दों में आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा खातरी हो जाए। मैं वकील नहीं हूं मगर आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूं। We have already highlighted that VVPAT is a system of printing paper trail when the voter casts his vote in addition to the electronic record of the ballot for the purpose of verification of his choice of a candidate and also for manual counting of votes in case of dispute. इसका मतलब यह है, थोड़ा हिंदी में भी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोटर्स जब वोट डालने के लिए ईवीएम मशीन में जाएगा दो जगह रिकॉर्ड तैयार होगा। एक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, एक रिकॉर्ड कागज का रिकॉर्ड होगा। गिनती इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ही होगी मगर कैंडिडेट को यह अधिकार होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गिनती उसे मंजूर नहीं है तो वो एप्लीकेशन करके डिस्प्यूट खड़ा कर सकता है कि मुझे ये गिनती मंजूर नहीं है। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैन्युअल काउंटिंग होना चाहिए। ये ऑर्डर पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यहां कोई भी आदमी अनपढ़ बैठा हुआ नहीं है
मगर यहां किसी को भी खबर नहीं है। ये राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी मीडिया की। इस सुप्रीम कोर्ट ने सारे देश के डेमोक्रेसी के बारे में इतना बड़ा फैसला दिया है। एपेक्स कोर्ट ने केवल खबर देने का मामला नहीं था, इसका अर्थ, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका अमल कैसे होगा, उसके बारे में सारे देश के मीडिया को जागरण करना चाहिए था। अरे जागरण तो बहुत दूर की बात है, खबर फ्रंट पेज पर छोड़ो, अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापा। पिछवाड़ा समझते हो ना, अखबार का, अखबार के पिछवाड़े में भी खबर नहीं छापा। नहीं तो कभी कभी किसी की खबर जो है पिछवाड़े में 2-4 लाइन में छाप देते हैं, मगर नहीं छापा। इसलिए बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जो मीडिया है, ये मीडिया एंटी नेशनल मीडिया है, और एंटी नेशनल के तहत ही मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेन किया। मैं इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता हूं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि मीडिया ने आज तक खबर नहीं छापी। कोर्ट ने यह जजमेंट दिया और ऑर्डर दिया, 2014 के चुनाव में ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। और पेपर ट्रेल मशीन और ईवीएम मशीन में क्या अंतर है, थोड़ा सा वो माइक्रो लेवल पर अंतर क्या है, थोड़ा आपको बताता हूं। बहुत अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन क्यों लगाया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, और पेपर ट्रेल मशीन में कागज बाहर निकलता है, इसलिए घोटाला पकड़ा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, बीजेपी को ईवीएम वालों ने 1 लाख वोट निकाले। अगर उसकी गिनती पेपर ट्रेल मशीन में किया जाए तो चूंकि कागज का एविडेंस है, इसलिए वो वास्तविक आंकड़ा निकालेगा कि एक्चुअल बीजेपी को कितने वोट पड़े। फॉर एग्जांपल, मैं आपको गुंटूर का उदाहरण देता हूं। चंद्रबाबू नायडू के एक कैंडिडेट को ईवीएम मशीन ने 1 वोट निकाला और पेपर ट्रेल मशीन ने 194 निकाला। मतलब समझ में आ रहा है आपके? ईवीएम मशीन ने 1 वोट निकाला गुंटूर में, और पेपर ट्रेल मशीन ने 194 निकाला। तो इस तरह से ऑर्डर दिया 2014 के चुनाव में। जब 2014 के चुनाव में ऑर्डर दिया कि पेपर ट्रेल मशीन लगाकर चुनाव करवाओ, ईवीएम घोटाला करती है तो पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ती है। तो मैंने 2 मशीनों के नाम रखे। ईवीएम मशीन का मतलब है घोटाला करने वाली मशीन। पेपर ट्रेल मशीन का नाम रखा समझने के लिए, घोटाला पकड़ने वाली मशीन, क्योंकि कागज के एविडेंस की वजह से घोटाला पकड़ती है। जैसे ही ऑर्डर आया, चुनाव आयोग को मालूम हो गया, अरे तो सारा घोटाला पकड़ देगी, घोटाला पकड़ेगी। इसलिए चुनाव आयोग ने सरकार को कहा, अब हम आपको साथ सहयोग नहीं करेंगे। मगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। हमने चुनाव आयोग को लिखकर पूछा, उन्होंने लिख कर दिया। कि कितनी जगह लगाया, तो उन्होंने लिख कर दिया। हमने परसेंटेज निकाला 0.33, आधा % भी नहीं लगाया। अच्छा, कहां लगाया ना, जानते हो कहां लगाया? नागालैंड, मिजोरम, इधर प्लेन एरिया में पता ही नहीं कि ऐसा कोई जजमेंट हुआ, ऐसी कोई मशीन लगाई गई। प्लान बनाकर नागालैंड मिजोरम में लगाया। और 2014 का चुनाव हुआ। चुनाव में जब ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई, तो मुख्य केस करता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि मैंने केस जीता, पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर मैंने लाया, तुम क्यों नहीं लगा रहे हो, ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसको यह आश्वासन दिया गया था कि बहुमत मिलते ही आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। चुप हो गया। जीवीएल नरसिंह राव को भी आश्वासन दिया गया, वो भी चुप हो गया। जिस चीफ जस्टिस ने यह निर्णय दिया, उसको भी चुप रहना नहीं चाहिए था। उसको केरला का गवर्नर बनाकर उसको चुप करा दिया गया। पी सदाशिवम को जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ महीने बाद पी सदाशिवम रिटायर्ड हो गए।
रिटायर्ड होते ही शाम को उनको ऑर्डर दिया गया कि आपको केरला का गवर्नर बनाए। 2013 में कांग्रेस ने चीफ जस्टिस को मैनेज किया, नरेंद्र मोदी ने बख्शिश दिया। कुछ समझ में आ रहा है? कांग्रेस ने मैनेजमेंट किया, बीजेपी ने बख्शिश दिया। इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई है। चाचा बीजेपी में तो ताऊ कांग्रेस में, सरकार कांग्रेस की आती तो भी घर में, बीजेपी की आती तो भी घर में। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, कांग्रेस सेकुलर है। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट टू अनटचेबल पढ़ो तो बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा। थोड़ा आंबेडकरवादी लोग है ना यहाँ, थोड़ा मैं, कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा हुई किताब का व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट टू अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। एक किताब बाबा साहब आंबेडकर ने 1945 में लिखी, आजादी के पहले। आप थोड़ा पढ़ लो तो आपको पता चलेगा। 37 में जब चुनाव हुआ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो सारे राज्यों में जहां जहां कांग्रेस को बहुमत मिला, हर राज्य का मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाया गया है। किसी को पता है? हम लोग जय जयकार बहुत करते रहते हैं बाबा साहब का। अरे थोड़ा पढ़ना भी चाहिए भाई। हम जय जयकार करते हैं, चलो ठीक है, आपको अच्छा लगता है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जय जयकार कर रहे हो, करो। अरे थोड़ा पढ़ा भी करो भाई। ये बाबा साहब की लिखी भी बोल रहा हूं, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट टू अनटचेबल। तो हमारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं, खुलकर एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं। रिजल्ट आया, अच्छा उसके बाद एक और, चीफ जस्टिस नहीं बोले, सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिंह राव चुप हो गए। फिर एक और शक्ति थी भारत में, मीडिया, मीडिया भी नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। मैंने कई जगह ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी नहीं बोला, क्यों? बहुत खतरनाक बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर गठबंधन करके ये सारा मामला किया, उसके सारे के सारे सबूत मेरे पास है। काल्पनिक बातों के आधार पर नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद चुनाव हुआ 2014 में, 16 मई 2014 में रिजल्ट आया। 31% वोट पड़े बीजेपी को और 283 लोकसभा की सीटें जीती। हमने 2014 के चुनाव के पहले किसी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 272 साधारण बहुमत किसी को मिला, ऐसा डाटा जांच पड़ताल किया। तो किसी भी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 272 साधारण बहुमत भी नहीं मिला, तो बीजेपी को 31% के आधार पर 283 सीटें, 11 सीटें ज्यादा कैसे मिली? साधारण बहुमत भी नहीं मिला, उनको तो और ज्यादा 11 सीटें ज्यादा मिली, कैसे मिला? हम इस नतीजे पर पहुंचे, जो भी दस्तावेज हमारे पास है उसके आधार पर, कि घोटाला किया और पकड़ा ना जाए इसलिए पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई। जब हमें यह मालूम हुआ, जून 2014 से हमने इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया और कुछ 15 या 16 को मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया, क्यों नहीं लगाया आपने? तो चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया, नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदी करने के लिए पैसा नहीं दे रहे। लिखा हुआ है मेरे पास, लिखित सबूत के आधार पर बोल रहा, और किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। मैंने चुनाव आयोग को कहा, भारत सरकार की ट्रेजरी नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर है। ये कोई टाटा बिरला अंबानी की तिजोरी है जिसका वो मालिक बनते हैं? टाटा बिरला अंबानी तो अपने पैसे का मालिक होता है, प्रधानमंत्री
देश के ट्रेजरी का ट्रस्टी हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। संविधान में लिखा हुआ है पार्लियामेंट में बजट पास करने के बाद ही पैसा खर्चा करने का प्रधानमंत्री के पास अधिकार होता है, अन्यथा एक नया पैसा पढ़ लो, बाबा साहब का संविधान पढ़ लो, एक नया पैसा प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को खर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे पैसा नहीं देता है देखता हूं। मैंने कहा केंद्र सरकार के विरोध में केस दायर कर दिया, देखता हूं कैसे नहीं देता है, कि बाप की जागीर थोड़ी है। केंद्र सरकार के विरोध में केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। मेरा वकील ने मुझे पूछा ये ड्राफ्ट किसने लिखा? कहा हमने। कहा आप कितने पढ़े लिखे? कहा वकील नहीं हूं। कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा अगर दूसरे वकील से लिखवाया होता तो तेरे पास आता क्या? है? हाँ समझ गया। हमने ही लिखा, हम लड़ रहे हैं ना, डाटा हमारे पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेरे वकील को केस एडमिट करने के लिए आर्गुमेंट करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे वकील उठ रहा था आर्गुमेंट करने के पहले, उसके पहले ही चीफ जस्टिस ने नोटिस इशू कर दिया। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है इतने ठोस सबूत दिया था, बगैर आर्गुमेंट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस इशू किया, इतने ठोस सबूत दिया। और नोटिस इशू हुई, केंद्र सरकार को नोटिस मिलते ही 3,567 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। तो मैंने चुनाव आयोग को कहा तू तो बोल रहा था दे नहीं रहा है, ले। और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। तो आप लोगों ने 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगी हुई देखी, किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे ने नहीं लगाई, वामन मेजराम ने लगवाई। ये डॉक्यूमेंट मैं इसलिए साथ में लेके चलता हूं, कोई बीजेपी और कांग्रेस का समर्थक होता है उसके मुंह पर फेंक के मारता हूं कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर फरवरी 2014 को 56C, 56D, 49MA ये 3 रूल बनाए। चुनाव आयोग ने प्रपोजल भेजा, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने वो प्रपोजल स्वीकार किया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों के, काल्पनिक नहीं, प्रपोजल डॉक्यूमेंट्री स्वीकार। भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वीकार किया, रूल बनाया, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। काहे के लिए बनाए रूल? पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती नहीं होनी चाहिए, हुई तो ईवीएम का घोटाला दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर पकड़ा जाएगा। जब मुझे मालूम हो गया 17 को केस जीतने के बाद, तो मैंने दूसरी केस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया 18 में। 18 जनवरी 2019 को मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए आई। चुनाव आयोग ने वकील ही नहीं भेजा, कोई जवाब ही नहीं उसके पास। हमने जो सवाल पूछे उसका उसके पास कोई जवाब है नहीं। तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटन ऑर्डर इशू किया कि चुनाव आयोग 24 घंटे में बताए वकील क्यों नहीं भेजा। दूसरे दिन भागते दौड़ते वकील आया चुनाव आयोग का, कहा कि मेरे परिवार में, चीफ जस्टिस से पूछा क्यों नहीं आए थे? कहा मेरे परिवार में मौत हो गई थी। अच्छा, तो जूनियर लॉयर को खबर देने के लिए भेजते, क्यों नहीं भेजा? वकील चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। चीफ जस्टिस को डाउट हो गया, अरे वकील झूठ तो नहीं बोल रहा है। चीफ जस्टिस ने दूसरा रिटर्न ऑर्डर इशू किया, जो ओरल कह रहे हो उसे हलफनामा दाखिल करके कहो। अब वकील ने सोचा साला मराई नहीं है तो हलफनामा दाखिल कैसे करूं? चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहा है
ये बड़ी खबर नहीं थी, बड़ी खबर ये थी कि क्यों बोल रहा है। इसलिए क्यों बोल रहा है तो उसकी वजह थी, चुनाव आयोग के पास हमने जो सवाल उठाए उसका कोई जवाब नहीं था, इस वजह से झूठ बोला। उसने हलफनामा दाखिल किया और कहा नहीं मरा नहीं है, बीमार था। रिटर्न है सारे डॉक्यूमेंट, ओरल नहीं बोल रहा हूं। ये ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटर्न है एविडेंस के पास, क्योंकि साधारण मामले नहीं थे। जो केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और मेरे केस में इतने ठोस सबूत है कि कोई भी जज मेरी केस को डिनाई नहीं कर सकता। मैं तो एक तो कोर्टों के झंझट में नहीं पड़ता हूं, जाता हूं तो इतने ठोस सबूत होते हैं कि वो डिनाई नहीं कर सकता। उसके बाद कांग्रेस को मालूम हो गया कि वामन मेश्राम ने, सुप्रीम कोर्ट ने 56C को चुनौती दिया और अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया तो 2019 के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार जाएगी। अगर बीजेपी चुनाव हार जाएगी तो ब्लेम कांग्रेस पर आ जाएगा कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जो समझौता किया, 2 बार तुम घोटाला करो 2 बार हम घोटाला करते तो हमारी मदद नहीं की, ऐसा आरोप कांग्रेस पर आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने मेरी केस को सैबोटेज करने के लिए फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोई वजह नहीं थी, क्योंकि रूल उन्होंने बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील ने बहस में कहा ईवीएम में हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा केवल इतना कहना है पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों का 50% ईवीएम के साथ मिलान किया जाए। आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा मिलान वाला मामला, ज्यादा जानकारी नहीं है आप लोगों को, मैं जानता हूं। मिलान किया जाए 50%। मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया, मैन्युअल काउंटिंग का ऑर्डर दिया, आप 50% की बात क्यों कर रहे हो? अरे 100% का ऑर्डर 8 अक्टूबर 2013 को मैन्युअल काउंटिंग का दिया है, आप 50% की बात क्यों कर रहे हो? कांग्रेस को तो बीजेपी को मदद करने के लिए करना था। इतने में जब तीसरी बार बहस हुई कोर्ट में, मेरे वकील ने मेरे केस के ऊपर 1.5 घंटा बहस करने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने चुनाव आयोग के वकील तिवारी को कहा, जवाब दो। तिवारी ने कहा, मैं तो होमवर्क करके ही नहीं आया हूं। 8 महीने से मेरी फाइल उसके पास थी और 8 महीने फाइल रखने वाला वकील कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि मैं तो होमवर्क करके ही नहीं आया हूं। उसकी असली वजह थी कि उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब था नहीं। उस बहस के दौरान आरएसएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट बहस सुनने के लिए हाजिर था। मेरे वकील ने उसकी तरफ देखा, अरे तो आरएसएस का आदमी, उसको कहा चलो चाय पीते हैं। नहीं जाना, आरएसएस ने भेजा होगा, जाओ वामन मेश्राम के केस में क्या डेवलपमेंट होता है जाके जल्दी बताओ। वो जल्दी चला गया। अगले हियरिंग में केस आने के पहले एक बड़ा धमाका हो गया। एक औरत ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाया कि इसने मेरा चरित्र हनन किया। अखबार वालों ने खबर छापी उस औरत की, मगर खबर में कहीं पर भी नहीं लिखा कि वामन मेश्राम के केस के दौरान ऐसा हुआ। इस खबर को गायब कर दिया। क्विंट के सोशल मीडिया के लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरोड़ा के पास गए। अरोड़ा को कहा, ये कैसे हुआ? 54.5 लाख वोट ज्यादा कैसे निकले और 153 में कम कैसे निकले? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, हमने चुनाव आयोग के साइट पर धीरे धीरे डाटा डाउनलोड किया, अपलोड किया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो क्विंट के पत्रकारों ने अरोड़ा को पूछा, जब आपने डाटा धीरे धीरे अपलोड किया, ज्यादा
ज्यादा ज्यादा वोट कैसे निकला जब आपने धीरे धीरे डाला? जब आपने डाटा धीरे धीरे डाला तो ज्यादा 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 डाटा निकला कैसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ब्रह्मा गोपाल स्वामी के पास गए। रिटर्न है सारा का सारा, डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं। और उन्होंने एसवाई कुरैशी ने कहा हम तो भूतपूर्व हो गए, हमारे पास कुछ नहीं, अरोड़ा के पास जाओ। और अरोड़ा को जवाब देना चाहिए, और ध्यान में रखते हुए कि चलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्रेडिबिलिटी, कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये ध्यान में रखकर जवाब देना होगा। आप उनके पास ही जाओ। दूसरे दिन जवाब देने के बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव आयोग के साइट पर जो डाटा डाला था डिलीट कर दिया, 100% डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब है इंडियन पीनल कोड के अनुसार सबूतों को छुपाना क्रिमिनल ऑफेंस है, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस सबूतों को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा एक सोशल साइट ने विश्लेषण करके बताया लाखों लोग लग गए तो सारे देश भर में हंगामा खड़ा हो जाएगा और चुनाव की क्रेडिबिलिटी का मामला बहुत भयंकर खराब हो जाएगा। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने सारे देश के अधिकारियों को एक सीक्रेट मैसेज भेजा। आप सोचते होंगे अगर मैसेज सीक्रेट था आपको कैसे मालूम हो गया? यही तो हमारा धंधा है साले बदमाशों को पकड़ने का। और क्या धंधा है वामन मेश्राम का? ये भारत सरकार की सीआईडी है तो वामन मेश्राम की तो सीआईडी है। वो सीक्रेट मैसेज हमारे पास है। उसमें लिखा था, अधिकारियों को लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या लिखा था? ये डाटा टैली नहीं हो रहा है। ये डाटा जो आप लोगों ने भेजा ये डाटा टैली नहीं हो रहा है। 30 मई 2019 तक ये टैली करके भेजो। ये सबूत इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन ये सारे घोटाले में शामिल था। और लवासा नाम का जो इलेक्शन कमिश्नर है तीसरा, वो खुद भी यही बोल रहा था ये इलेक्शन कमीशन जो है ये असंवैधानिक काम में लगा हुआ है। तो जो मैं कह रहा हूं वही बात लवासा जो उसके अंदर का कमिश्नर है वो भी यही कह रहा था। प्रोविजनल को बदलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास, देश में आंदोलन करेंगे आंदोलन करने वालों के पास, मामला अगर यूनो में गया तो यूनो बदल सकती है, 3 लोगों के पास पावर है। और अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार नहीं रह सकती। इतना भयंकर मामला है। बोलने के लिए और बहुत कुछ है मगर मैं कार्यक्रम चलाने वाले लोगों का सम्मान नहीं करना चाहता हूं। और द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र, बाइपोलर सिस्टम, इसके बारे में भविष्य में कभी मौका मिला तो फिर 2-2.5 घंटे पे उस पर बताऊंगा आप लोगों को कितना भयंकर मामला देश में चल रहा है। अभी इतना ही, धन्यवाद। कार्यक्रम अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। हमारे सभी सामान्य वक्ताओं के उद्बोधन के पश्चात अध्यक्ष उद्गार के लिए मैं डॉक्टर प्रदीप जी आगलावे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने अध्यक्ष उद्गार रखें। संविधान दिनाच्या निमित्तानं या ठिकाणी 2 विषयावर चांगली चर्चा झाली। संविधान किंवा संविधानाचा अर्थ लक्षात घेत असताना एक गोष्ट स्पष्ट होते की संविधान हे या देशाचा मूळ कायदा आहे। ज्या कायद्यानुसार देशातील सरकार आणि देशाचं भवितव्य कशा प्रकारचं असावं या संदर्भातला कायदा असतो। भारतीय संविधान ज्याप्रमाणे आहे त्याचप्रमाणे इतर देशाचं सुद्धा संविधान आहे, परंतु भारतीय संविधान आणि इतर देशाच्या संविधान यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे। कोणताही कायदा किंवा कोणतेही संविधान हा त्या देशाचा बेसिक लॉ असतो, त्याप्रमाणे भारतीय संविधान सुद्धा या देशाचा बेसिक लॉ आहे। हे सत्य, पण त्याही पुढे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विजन डॉक्युमेंट आपल्या संविधानामध्ये आहे की या देशाचे भवितव्य, या देशाचं पुनर्निर्माण कशा पद्धतीने व्हावं, कोणत्या दृष्टीने व्हावं या संदर्भात सुद्धा आपल्या संविधानामध्ये तरतूद आहे। आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट की आपल्या संविधानामधील जी प्रास्ताविका आहे, ज्याला उद्देशिका म्हणतो,
ती उद्देशिका अत्यंत महत्वाची आहे. कारण या उद्देशिकांची सुरुवात झालेली आहे ती आम्ही पासून झाली. आम्ही शब्द, आम्ही भारताचे लोक. मग या ठिकाणी आम्ही याचा अर्थ आम्ही सर्व लोक. या ठिकाणी कोणता धर्म, कोणती जात किंवा कोणता पंथ हा अभिप्रेत नाही. आणि त्या दृष्टीने आम्ही आणि कुणाला अर्पण केलेलं आहे, आम्ही कोणा ईश्वराला किंवा एका कोणत्या दैवी शक्तीलाही संविधान अर्पण केलेलं नाही. हे संविधान आम्ही आमच्या स्वतःवर अर्पण केलेलं आहे. आणि ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. आणि म्हणून भारतीय संविधान जे आहे हे संविधान खऱ्या अर्थानं या देशातल्या तमाम लोकांना, या देशाचा जो नागरिक आहे त्या नागरिकाला अधिकार बहाल करणारे हे संविधान आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी माननीय वामन मेश्राम साहेब, त्यानंतर चेतन बैरवा साहेब, माननीय श्रीपा अपराजित, माननीय बबनराव तावडे यांची भाषणं झाली. आणि त्यांनी सुद्धा एक गोष्ट या ठिकाणी सांगितली की या देशामध्ये पूर्वीचा जो कायदा होता हा कायदा डिस्क्रिमिनेशनवर म्हणजे भेदभावावर आधारित होता. या देशामधले जे काही कायदे होते हे सर्व कायदे भेदभावावर अवलंबून असते, डिस्क्रिमिनेशन अवलंबून होते. परंतु या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं संविधान सुरू झाल्यानंतर संविधानाच्या अंतर्गत जो कायदा तो कायदा हा प्रामुख्यानं कशाला तर व्यक्तीच्या म्हणजे समानतेवर, इक्वॅलिटी बिफोर द लॉ ही गोष्ट या देशामध्ये भारतीय संविधानानं आली. आणि म्हणून या देशामध्ये भारतीय संविधान अत्यंत महत्त्वाचं आहे.